जब बचपन में हम लोग सुनते हैं कि कलेक्टर एक बहुत अच्छा ऑफिसर होता है और एवरीबडी ट्राइज टू बी इनटू दैट ड्रीम कि मैं कभी कलेक्टर बनूं या वो आईएएस बनने का लोगों का सपना होता है। कोई भी इतना कॉन्फिडेंट मतलब मेरी समझ से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होता होगा, कि जिसको लगता होगा कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। वो प्रिपरेशन का फेज़ ही ऐसा होता है और वो सही भी है। Hi everyone, my name is Gaurav Benal. I am 2016 batch IAS officer and I belong to उज्जैन मध्य प्रदेश। मेरा जो स्कूल एजुकेशन हुआ है वो एमपी से ही हुआ है, उज्जैन से हुआ है और एमपी की बाकी सिटीज़ से हुआ है। मेरा जो स्कूलिंग है वो एमपी के डिफरेंट सिटीज़ से हुआ है, उज्जैन, खरगोन, इंदौर। और जब बचपन में हम लोग सुनते हैं कि कलेक्टर एक बहुत अच्छा ऑफिसर होता है और एवरीबडी ट्राइज टू बी इनटू दैट ड्रीम कि मैं कभी कलेक्टर बनूं या वो आईएएस बनने का लोगों का सपना होता है। तो जो मेरी जर्नी शुरू हुई रिगार्डिंग माय एम्बिशन कि लाइफ में करना क्या है, व्हाट एक्चुअली आई वांट टू बिकम। सो व्हाइल आई वाज इन स्कूल इन माय 9th क्लास इन उज्जैन केंद्रीय विद्यालय, आई वाज स्टडिंग इन केंद्रीय विद्यालय उज्जैन। तो हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनके बेटे आर्मी में मेजर थे। सो ही केम टू आवर स्कूल एंड ही गेव अस अ मोटिवेशनल टॉक। तो उनको सुन के मैं बहुत प्रभावित हुआ एंड आई समवेयर डिसाइडेड इन 9th क्लास कि आई विल गो इन दी आर्मी। वो आर्मी का मुझे उस वक्त एक सपना मेरे मन में जागा। मैंने उसके बारे में पता किया और कि कैसे एक आर्मी के ऑफिसर आप बन सकते हो। सो आई फाउंड आउट कि एनडीए इज़ द एग्ज़ाम वेर इन यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम एंड यू कैन बिकम एन आर्मी ऑफिसर। 9 के बाद फिर आई वेंट टू 10th 11th। उस दौरान वो थोड़ा और फाइन ट्यून होकर के आर्मी से वो शिफ्ट हो गया एयरफोर्स पे कि आई वांट टू बिकम एन एयरफोर्स ऑफिसर। और एनडीए का एग्ज़ाम सेम था उसके लिए भी। सो 12th में जब मैं था तो मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया। रिटन मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया और आई वॉज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, जो कुछ फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू का होता था। आई रिमेंबर आई वॉज कॉल्ड इन मैसूर। बट बाय दैट टाइम मेरे दिमाग में ये चीज़ भी एक क्लिक कर गई कि मुझे आईआईटी से एक अच्छे आईआईटी से इंजीनियरिंग की डिग्री करनी है। सो दैट वाज द टाइम जब मैंने 12th कंप्लीट किया था एंड आई वाज ऑन दैट पॉइंट कि क्या मैं मतलब आई वाज इन 12th एंड आई वाज अज्यूमिंग कि मैं एनडीए क्लियर करके और इधर जाऊं, आर्मी में जाऊं या एयरफोर्स में जाऊं और आई शुड गो फॉर आईआईटी। तब यूपीएससी के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था, बट मोटा मोटा पता था कि आईएएस आईपीएस यूपीएससी से सिलेक्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता था करते क्या हैं, बट ये था कि कोई बहुत अच्छी सर्विस होती है एंड वन शुड हैव अ ड्रीम ऑफ जॉइनिंग द सर्विस। उस वक्त फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अभी मैं एक आईआईटी के लिए ट्राई करूँगा एंड आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन आईआईटी एंड देन फिर देखा जाएगा, यूपीएससी को ट्राई किया जाएगा, ऐसा सपना लेकर के आई ड्रॉप द प्लान ऑफ एयरफोर्स, आर्मी एक्सेट्रा एंड आई वेंट फॉर द आईआईटी रुड़की में चला गया मैं। अब 4 साल मैंने तैयारी नहीं की आईएएस की या यूपीएससी की, बट जो 4 साल मेरा ग्रेजुएशन हुआ उस दौरान ये मैच्योरिटी आई, ये चीज़ समझ में आई एग्जैक्टली एक आईएएस ऑफिसर या एक आईपीएस ऑफिसर या कोई भी सेंट्रल सर्विसेज का ऑफिसर जो या ऑल इंडिया सर्विसेज का ऑफिसर जो यूपीएससी से सिलेक्ट होकर जाता है वो करता क्या है, थोड़ा आइडिया लग गया। तो जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ देन आई डिसाइडेड कि नाउ आई शुड प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। और तब दैट वाज द पॉइंट व्हेन यूपीएससी केम इनटू माय लाइफ विथ कन्विक्शन कि हाँ ये मुझे करना है। तब तक जो भी डिसीजन था या जो भी सोच थी वो मोर और लेस 50-50 थी कि ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। बट व्हेन आई ग्रेजुएटेड दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई डिसाइडेड कि यस आई वांट टू गो फॉर यूपीएससी। नाउ आई एम कन्विंस्ड कि दिस इज समथिंग दैट आई शुड ट्राई फॉर विथ फुल डेडिकेशन एंड फुल कमिटमेंट। सो तब जाकर के फाइनल ये डिसीजन हुआ कि आई वांट टू गो फॉर दी आईएएस और यूपीएससी को मुझे क्लियर करना है। यहाँ ये मैं जो भी देख रहे हैं वीडियो उनसे ये शेयर करना चाहूँगा कि मुझे लगता है ये डिसीजन या ये कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस कैपेसिटी में काम करना चाहते हो। एक आर्मी का ऑफिसर डेफिनेटली उसका रोल अलग होता है और वह अलग सेंस में देश की सेवा करता है। सेम इज़ विद द केस विद द एयरफोर्स, सेम इज़ द केस विद आईएएस ऑल्सो, सेम इज़ द केस विद आईपीएस ऑल्सो। सब एक अलग अलग रोल में कंट्री की सेवा करते हैं और वो जो जॉब प्रोफाइल है या जो प्रोफाइल है उस सर्विस का, जो रोल उस सर्विस के जो ऑफिसर है उसको निभाना होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट शुड सेटिस्फाई अ पर्सन।
उसके बेसिस पे डिसाइड मुझे लगता है कि यूथ को करना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली ये करना है. दिस इज़ द वे बाय विच आई वुड लाइक टू सर्व द कंट्री और डू दिस, गेट इन टू दिस सर्विस. So when I decided after graduation, मतलब when I just graduated in May 2013, so I shared this with my father and I told him that I want to prepare for the exam. And I was lucky enough that my father motivated me and he supported me. My family supported me, my mother and my father, my sister, everybody. And they told me, okay, you want to prepare for the exam, you take your time. There is no pressure from our side, and you be with the you go wherever you want to go. You go to Delhi if you want to prepare, and then you prepare for the exam. So that's how I started my preparation. So when I started the preparation, the first the first challenge that I faced was selection of an optional subject. जैसे ही मैंने सिलेबस देखा और सारे ऑप्शनल्स की लिस्ट देखी, सो इट वाज ह्यूज. बहुत सारे ऑप्शनल्स यूपीएससी में लिए जा सकते हैं. सिलेबस अगर आप सबका एक एक पढ़ने बैठो तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है. और जब मैंने थोड़ा सा लोगों से पूछा, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, कॉलेज में कुछ लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, या फिर दिल्ली में जो बड़ी कोचिंग्स हैं उनसे मैंने गाइडेंस लिया कि क्या लेना चाहिए, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अधिकतर लोगों का ये कहना था कि आप वो सब्जेक्ट ले लो जिसमें कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं. उस वक्त के हिसाब से लोग कह रहे थे आप ज्योग्राफी ले लो, कोई कह रहा था आप सोशियोलॉजी ले लो, एक्सेट्रा. बट ये जो तर्क है ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया, क्योंकि जब मैं सिलेबस देख रहा था तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस इंटरेस्टिंग लग रहे थे. फॉर एग्जांपल मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लगा, मुझे पॉलिटिकल साइंस भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा. देन आई फाइनली वेंट थ्रू दी सिलेबस ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स, और मुझे फिर ये समझ में आया कि आई शुड चूज़ अ सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस, जिसका सिलेबस मुझे अपीलिंग लग रहा है. बिकॉज आई हैड दिस थिंग इन माइंड थोड़ा सा कि 1 साल या 2 साल का तो प्रिपरेशन मुझे करना ही पड़ेगा, मिनिमम 1 ईयर. इफ़ एन एग्ज़ाम क्योंकि 1 साल और ले लेता है तो आई शुड काउंट एज 2, 1 साल प्रिपरेशन का, और फिर 1 साल एग्ज़ाम अगर क्लियर भी होता है तो पूरा जर्नी उसका 1 साल होगा. तो 2 साल तो मुझे कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ना ही है अगर मैं फ्रेश सिलेक्ट होता हूँ तो. सो दैट्स हाउ आई सेटल्ड फॉर पब एड. बहुत लोगों ने एडवाइस किया कि मत लो, मार्क्स नहीं आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट देन आई सिलेक्टेड दी सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस, जो मुझे अपीलिंग लगा. मुझे लगा कि इसको पढ़ के मैं बोर नहीं होऊंगा, इसको पढ़ के मैं कुछ टाइम बाद ऐसा नहीं लगेगा कि आई शुड चेंज द सब्जेक्ट. मैंने वो ऑप्शनल चूज़ किया. और इसी तरह क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि इंफॉर्मेशन का ओवरलोड भी रहता है. जब आप तैयारी करते हो, बहुत सारे मार्केट में बुकलेट्स आती हैं, बुक्स आती हैं, और कई प्रकार के स्टडी मटेरियल आते हैं. तो जब आप तैयारी शुरू करते हो तो इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड रहता है. बट आई वॉज लकी इनफ कि आई वेंट बाय दी गाइडेंस की कौन सी फंडामेंटल बुक्स हैं या कौन से फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, एंड देन यू शुड स्टार्ट एंड यू शुड बिल्ड योर knowledge based on those many books. So that's how I started with the NCERTs and the fundamental books of every subject as suggested by various people or coaching people etc. और वो मुझे लगता है सभी को पता है कि कौन कौन सी फंडामेंटल बुक्स होती हैं जिनसे हमको शुरुआत करना चाहिए. और मेरा एक्सपीरियंस अब 3 महीने 4 महीने जब आप तैयारी कर लेते हो स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो, डे ज़ीरो, तब आपको समझ में आता है, थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर होने लगती है. यू स्टार्ट गेटिंग अ फील ऑफ इट कि क्या एग्जैक्टली आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है. पढ़ना है तो उसको सम अप कैसे करना है, क्योंकि आज आप जो चीज़ पढ़ रहे हो जब आप मेंस लिखोगे तो तब तक आज के बीच में और उस डेट के बीच में बहुत सारा टाइम निकल गया होगा. तो हाउ टू प्रिपेयर नोट्स आउट ऑफ इट, कैसे आप उसको बीच बीच में रिवाइज करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो चीज़ें धीरे धीरे प्रिपरेशन के टाइम पे समझ में आने लगी. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग इट. लेकिन फिर भी मन में एक डर हमेशा रहता था कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, और एक अनसर्टेनिटी का जो माहौल रहता है वो मुझे लगता है हर एस्पिरेंट के मन में रहता है. कोई भी इतना कॉन्फिडेंट मतलब मेरी समझ से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होता होगा कि जिसको लगता होगा कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा. वो प्रिपरेशन का फेज़ ही ऐसा होता है, और वो सही भी है. अगर आप बहुत डेडिकेटेडली अपनी तैयारी करते हो, आपकी कंसिस्टेंसी रहती है और आप हर चीज़ को हर चीज़ पे गौर फरमाते हो, तो आपको वो चीज़ समझ में आती है. वो डर रहना ज़रूरी है, बट मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि वो आपका स्ट्रेंथ बनना चाहिए. इट शुड नॉट बी योर वीकनेस, या वो उसमें आपको उस चीज़ को आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं एक
एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे मैं रात को जब सोने जाता था 11 बजे के आसपास या 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, और मुझे दिमाग में ये चीज़ आती थी कि नहीं सिलेक्शन होगा तो क्या करेंगे, और वो डर बैठता था कि इतने महीने हो गए हैं एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, और कभी बैकफायर कर गया तो क्या होगा। मैं उस चीज़ से इतना परेशान हो गया था कि मैं उसी वक्त उठ के और पढ़ने लगता था, और तब तक पढ़ता था जब तक नींद ना आ जाए। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड काउंटरिंग द फियर ऑफ फेलियर। जब भी ये डर लगता था कि यार नहीं होगा, किताब उठाओ, पढ़ने बैठ जाओ, किताब उठाओ और यू फेस इट। सो अब जब बाद में सिलेक्शन हुआ तब मुझे समझ में आया कि वो चीज़ ने इतना मुझे मजबूत किया, और उस चीज़ का इतना योगदान है सक्सेस में। जब आप फियर को फेस करते हो तभी आप उस पर अपनी पकड़ बना पाते हो। जिन सब्जेक्ट से डर लगता था या जिन सब्जेक्ट से लगता था, हिस्ट्री जैसे एनसीईआरटी, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ने बैठ जाओगे तो पहला चैप्टर पढ़ोगे, दूसरा पढ़ोगे, तीसरा पढ़ोगे, और अगर आपने ब्रेक ले लिया 2-3 दिन का, पहला चैप्टर पूरा भूल जाओगे वापस। तो ज़रूरी है कि पहले के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ वो कंटिन्यूटी बनी रहे। पहले के बाद उसके आपने नोट्स बनाए, दूसरे के बाद फिर नोट्स बनाए, पहले के नोट्स पढ़े, दूसरे के नोट्स पढ़े, फिर आपने तीसरा पढ़ा। सो आई स्टार्टेड फेसिंग इट। पूरी रातें भी लगी इसमें। देयर वर टाइम्स जब मैं पूरा नाइट आउट मार के पढ़ता था और दिन में सोता था। कच्ची नींद होती थी, दिन में 5-6 घंटे की हो गई, लेकिन फिर रात को पढ़ लिया। और फिर जब एग्ज़ाम का फेज़ आता था उसके कुछ महीने पहले अपना जो शेड्यूल है वो फिर मैं रिवर्स भी करता था, कि दिन में जाग रहे हैं और रात को सो रहे हैं। बट एनी वेज दैट्स वॉट वर्क फॉर मी दैट टाइम। बाकी लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें वर्क कर सकती हैं। तो रात में जगने का यही था कि आप क्योंकि उस वक्त डर लगता था तो मैं पढ़ने बैठ जाता था, और वो पढ़ने में, नोट्स बनाने में, और वो इतना एंगेजिंग होती थी वो रातें कि आप उसको कंप्लीट करके ही उठते थे। सो दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो जब प्रीलिम्स हुआ था, आई रिमेंबर, क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट जो है वो प्रीलिम्स क्लियर हो गया था और मेंस क्लियर नहीं हो पाया। सेकंड अटेम्प्ट में जब प्रीलिम्स मैंने दिया तो आई वाज प्रीलिम से थोड़ा डर सबको लगता है, मुझे भी लग रहा था, बट आई थिंक कॉन्फिडेंटली उसको फेस करें तो निकल जाता है, उतना परेशान नहीं करता है। मेंस में स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत ही कंसिस्टेंसी भरी होनी चाहिए। मुझे मेंस देख के ऐसा लगता है कि मेंस का जो एग्ज़ाम है उसको फेस करके ऐसा लगता था कि जैसे कोई हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं या कोई महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं, कि आप सुबह उठे, आपने लड़ाई की, शाम को आप आके फिर रेस्ट कर रहे हो, अगले दिन आप जाके फिर लड़ाई लड़ रहे हो, फिर आके रेस्ट कर रहे हो, तीसरे दिन आप फिर सेम काम कर रहे हो। और सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप हर दिन परफॉर्म करोगे। किसी दिन आपने अगर अच्छा पेपर लिख दिया और नेक्स्ट डे आपका पेपर गड़बड़ हो गया तो डेफिनेटली आप रेस से बाहर हो जाओगे। सो द इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी दैट टाइम वॉज कि आपके पास नोट्स हो, बहुत क्रिस्प फॉर्मेट में हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन पहले उसको पूरा रिवाइज करके ही जाओ। ना टाइम होगा, मतलब तब जो, क्योंकि एग्ज़ाम कंटिन्यूस होते थे तो ना टाइम होता था कि आप उतना रिवाइज कर पाओ, और ना उतना डिज़ायरेबल भी होता था कि आप उतने कम टाइम में अपने दिमाग में बैठा पाओगे। तो इतने समय में, महीनों से जो आप पढ़ रहे हो और रेगुलर जो आपके रिविजन्स होते थे या आप उनको चीज़ों को रिवाइज करते थे, वो आपके साथ में रहती है, और दी आर्ट इज़ कि आप उसको एग्ज़ाम में जाके रिप्रोड्यूस कर दो। वो तभी होगा जब आप कंसिस्टेंटली उन चीज़ों के साथ में रहोगे। मतलब जो आपके नोट्स हैं या जो आपकी बुक्स हैं, जो आपकी प्रिपरेशन है, उसके साथ अगर आप रहोगे, यू शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग योर मेंस। और आप अगर वो 5 दिन एक बहुत डिसिप्लिन के साथ में बिताते हो और केवल एग्ज़ाम दे करके आए और फिर आपने रेस्ट किया, प्रॉपर स्लीप ली, और फिर नेक्स्ट डे आप जा करके फिर आपने एग्ज़ाम को दिया, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो वो जो आपको रिप्रोड्यूस करना है, अपना पूरा हार्डवर्क जो आपने किया है, आपके नोट्स में है, जो आपके दिमाग में है, जो क्वेश्चन पूछा है, उसको एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो मुझे लगता है अगर आप वो लास्ट में डिसिप्लिन रखते हो तो होता है। तो मेंस का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा था। दो मेंस लिखने के बाद कोई बहुत सर्टेनिटी से नहीं कह सकता कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे और सिलेक्शन हो ही जाएगा वगैरह वगैरह। वो अनसर्टेनिटी, जैसा मैंने कहा, हमेशा बनी रहती है, तो तब भी थी, बट ओवरऑल सेटिस्फाइंग था। इसके बाद आता है इंटरव्यू का पड़ाव। और जैसा कि इंटरव्यू के बारे में ये चीज़ सभी को मालूम है, हमको भी, हम लोग जो सुनते थे कैसा इंटरव्यू होता है, तो द मेन थिंग इज़ कि आप थोड़ा इंटरव्यू का जो माहौल होता है उसका फील आप ले लो। और मॉक इंटरव्यूज़ वहीं आपको मदद करते हैं कि आपको यू गेट एन आइडिया कि किस तरीके की सिटिंग होती है, किस तरीके से सवाल पूछते हैं, कैसे आपको रिस्पॉन्स देना है, हड़बड़ाना नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑनेस्टली बताऊं तो जो मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, 2-3 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, उनके क्वेश्चंस और यूपीएससी का बोर्ड जो पूछता है उसमें कोई मैच नहीं था। इवन जो मैं
हम लोग यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं या कहीं पे शॉर्ट वीडियोस देखते हैं कि इंटरव्यू पैनल एक मॉक बैठा हुआ जिस तरह के वो सवाल पूछता है, ऐसे सवाल मुझे तो नहीं पूछे गए थे और मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल जो पूछे जाते हैं वो एक ओपिनियन बेस्ड पूछे जाते हैं कि आपका किसी इशू के ऊपर या किसी टॉपिक के ऊपर किस टाइप का आपका ओपिनियन है। एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि कोई भी आपकी डिसीजन मेकिंग होती है वो रीज़न बेस्ड होनी चाहिए। देयर हैज़ टू बी सम रीज़न बिहाइंड इट। कोई एडहॉक आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए। आपका जो भी थॉट प्रोसेस होता है वो फैक्ट्स के बेसिस पे होना चाहिए। कोई वेरीफाइबल फैक्ट्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे यू अराइव एट अ कंक्लूजन कि ओके इस इशू में हमको ऐसा करना है या ऐसा होना चाहिए, मेरा ऐसा मत है। सबके मत अलग अलग हो सकते हैं, तो यू शुड हैव अ रीजन्ड ओपिनियन। दैट्स व्हाट आई थिंक मैटर्स इन एन इंटरव्यू। तो दैट्स व्हाट आई थिंक इज़ द की। और जहाँ आपको नहीं पता है यू शुड पोलाइटली रिस्पॉन्ड कि सॉरी सर और मैम, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस टॉपिक बट आई विल ट्राई टू नो मोर अबाउट इट। ऐसा करके आप उसको पास ऑन कर सकते हैं। नो नीड टू फेक, नो नीड टू fake about it. So that's what is all about interview. तो मेरा इंटरव्यू जो है वो 27 अप्रैल 2016 को हुआ था दिल्ली में, और उसके बाद मैं अपने घर आ गया था उज्जैन में इंटरव्यू देने के 1-2 दिन बाद। लास्ट इंटरव्यू उस साल का जो था आई रिमेंबर 6 मई 2016 को हुआ था। अब ये सबको पता होता है कि 5-10 दिन में, मतलब हम लोग को आइडिया था कि 5-10 दिन में रिज़ल्ट कभी भी आउट हो सकता है। उस वक्त उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगा हुआ था। शिप्रा नदी के घाट पे लोग बढ़िया स्नान करते थे, और मैं भी डेली जो है, अब क्योंकि मैं घर पे था इंटरव्यू के बाद, तो घर पर आकर के 10 मई के दिन रिज़ल्ट आया था, 10 मई 2016 को। उस दिन मैं भी उठा, अपने फ्रेंड्स के साथ शिप्रा नदी पे गया, घाट पे मैंने नहाया, सिंहस्थ का मज़ा लिया, और आकर मैं खाना वाना खा के सो गया। दोपहर में मैं उठा, आफ्टरनून में। ऐसा जनरली उस वक्त माना जाता था कि यूपीएससी रात को रिज़ल्ट निकालती है और रात को एकदम से रिज़ल्ट आ जाएगा, बट उस दिन मैं दोपहर को उठा और बैंक पीओ, एसबीआई बैंक पीओ के उस वक्त फॉर्म निकले हुए थे। एक दिन पहले ही मैं अपने एक दोस्त से मिला था जो कि एसबीआई बैंक पीओ में जिसका सिलेक्शन हो गया था। अब क्योंकि मेरा सेकंड अटेम्प्ट था तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा ये था कि अब बैकअप प्लान कुछ चाहिए, क्या करें। तो मैं उस स्टेज में था एंड आई वॉज नॉट श्योर कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और क्योंकि सब्जेक्टिविटी थोड़ी सी कहीं ना कहीं रहती है, तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं था अबाउट द रिजल्ट्स कि क्या होगा नहीं होगा। तो आई वॉज थिंकिंग यार मैं एसबीआई बैंक पीओ का फॉर्म भर देता हूँ एंड बैकअप प्लान आपको ढूंढना शुरू किया जाए, कुछ काम धंधा किया जाए, और उसके साथ अगर नहीं होता है सिलेक्शन यूपीएससी में तो उसके साथ फिर हम लोग तैयारी करेंगे। ये मेरा प्लान था। तो मैं दोपहर को उठा और मैं एसबीआई बैंक पीओ का मैंने अपने ब्रोशर डाउनलोड किया, और दूसरी विंडो में यूपीएससी का मैंने साइट खोल रखा था, बिकॉज वी न्यू कि कभी भी रिजल्ट आ सकते हैं। और मैं उसका ब्रोशर पढ़ ही रहा था, इतने में मेरे को मैसेज आया व्हाट्सएप पे। मेरा एक प्रिपरेशन के टाइम का फ्रेंड है गोविंद भारद्वाज, उसका मैसेज आया कि गौरव बेनाल सिलेक्टेड IAS, ये करके उसका कॉन्ग्रेचुलेशंस आया। मैंने उसका मैसेज देखा और मैंने रिफ्रेश मारा यूपीएससी का साइट, लेकिन वो आई डोंट नो रिलोड हुआ क्या हुआ नहीं हुआ, वो उस पर रिज़ल्ट आया नहीं रिफ्रेश करने के बाद। फिर वो मेरे फ्रेंड का कॉल आया एंड ही कॉन्ग्रेचुलेटेड एंड ही टोल्ड मी कि नहीं रिज़ल्ट आ गया, तेरा सिलेक्शन हो गया है। सो मैंने फिर विंडो अपना पूरा बंद किया, दोबारा से खोला एंड आई फाउंड आउट कि रिज़ल्ट आ गया था। मैंने जैसे ही रिज़ल्ट को डाउनलोड किया, अपना नाम सर्च किया, और आई वॉज कॉन्फिडेंट कि अगर माई नेम इज़ गौरव बेनल, सो आई वॉज लाइक कि मैं इस नाम से अगर कोई होगा तो मैं ही होऊंगा। और मैंने अपना सरनेम डाला एंड इट वॉज देयर। मैंने अपना रोल नंबर चेक किया, 2 बार किया, 3 बार किया, क्योंकि चीज़ ऐसी है कि यू डोंट वांट टू टेक अ रिस्क कि आपने ढिंडोरा पीट दिया और बाद में पता चला कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने अपना 2-3 बार रोल नंबर चेक किया, नाम चेक किया, सब चीज़ें जब मैं सर्टेन हो गया तो फिर आई टोल्ड माई मॉम। वो घर पे ही थी उस वक्त, तो मैंने उनको बताया। शी वॉज़ वेरी हैप्पी। मेरे फादर उस वक्त ऑफिस में थे, मैंने उनको कॉल करके बताया, वो भी बहुत खुश हुए। एक्चुअली सही मायने में हम लोग तो खुश होते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कोई खुश होता है तो आपके पेरेंट्स होते हैं। और माई फादर गॉट वेरी हैप्पी, और आज भी वो मतलब उस दिन को याद करके बहुत खुश होते हैं। सो दैट वाज माय मोमेंट एंड आई वाज रियली रियली वेरी हैप्पी।